सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बहुत मस्ती कर रहे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और लास्ट हमने वीडियो में अपना फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का कवर किया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का नाम काफी बड़ा है। क्या है देखते हैं। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके, तो लास्ट चैप्टर में हमने कुछ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या किया जाता है, कैसे कंजर्व करना है, किस तरह के रिसोर्सेज होते हैं। और इस चैप्टर में हम आज देखने वाले हैं कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं और स्पेसिफिक रिसोर्सेज आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से स्पेसिफिक रिसोर्स पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो बच्चों, सबसे पहला जो हमारा स्पेसिफिक रिसोर्स यहाँ पर मेंशन्ड है वो है लैंड। ठीक है, लैंड यानी कि जमीन। अब हम सबको ये बात पता है कि यार हमारे अर्थ पे काफी सारा एरिया लैंड का है, लेकिन कितना एरिया लैंड का है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/3 ऑफ द एरिया, जो भी हमारे अर्थ पे 1/3 ऑफ द एरिया है वो लैंड है। और उसमें भी अगर हम परसेंटेज में देखें तो 30% जो टोटल एरिया है वो अर्थ का सरफेस का वो हमारा लैंड है। ठीक है, अब लैंड है तो लैंड पे क्या क्या हो सकता है बेटा? लैंड पे क्या है हमारा? लैंड पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ठीक है, अजीब अजीब टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, लास्ट वीडियो में डाला हुआ है। टोपोग्राफी को मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अलग अलग टोपोग्राफी है, ठीक है, लैंड पे। और ऐसे ही करके हमारा पूरा लैंड जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग फिजिकल फीचर्स से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जो फिजिकल फीचर्स हैं वो लैंड के ऊपर बहुत अलग अलग है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ हाईलाइट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले पिछले वीडियो में भी ये सब डला हुआ है, ये सब बात मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे भी आपको फिर से बता देती हूँ। ठीक है, कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का इसलिए क्योंकि हर जगह अलग अलग तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, कई जगह ऐसा है कि माउंटेन्स हैं तो वहां पे क्या लोग रह सकते? नहीं रह सकते। कई जगह ऐसा है कि बहुत ज्यादा पानी है, नदियां हैं, तो क्या नदी में लोग रह सकते हैं? नहीं, नदी के आसपास जरूर रह सकते। ठीक है, कई जगह स्टीप स्लोप्स हैं, है ना, यानी कि ऐसी जो खड़ी ढलान होती है, खड़ी ढलान होती है, तो अब उस पे कोई कैसे रह सकता है? उस पे भी नहीं रह सकते। उसके बाद फिर डेजर्ट एरियाज हैं, डेजर्ट एरियाज में भी नहीं रह सकते। साथ ही में थिक फॉरेस्ट है, वहां पे भी हम नहीं रह सकते। ऑल्दो कुछ ट्राइबल्स जो हैं वो जरूर रहते हैं, लेकिन इतना ज्यादा वो पॉपुलेटेड एरिया नहीं होता। हम लोग ढूंढते हैं ऐसी जगह जहाँ पे हमको पानी मिले, खाना मिले और रहने की एक ढंग की जगह मिल सके, जहाँ पे हम अपना एक घर बना सके। ठीक है, अब आगे चलते हैं और समझते हैं कि भाई लैंड यूज क्या क्या है। तो अब लैंड पे हम रहना तो शुरू कर दिया, लेकिन अब लैंड किस किस चीजों के लिए यूज होता है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे बेसिक यूज बेटा क्या हो सकता है? फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए, है ना। और ऐसे ही बहुत सारे यूजेस हैं। फॉरेस्ट, माइनिंग, रोड, घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, इंडस्ट्रीज बनाना, माइन करना। हम लोग कोल माइंस बनाते हैं, कोल माइनिंग देखा होगा आपने, सुना भी होगा। केजीएफ, यार केजीएफ कितना ज्यादा फेमस हुई थी मूवी, उसमें कोल माइनिंग हो रही थी। ठीक है, फॉरेस्ट्री भी होती है, यानी कि लोग ऐसे जगह स्पेसिफिक ले करके वहां पे पेड़ पौधे उगाते हैं। कई कई लोगों में तो प्राइवेट जो लैंड होता है वो लोग क्या करते हैं, उसमें वो लोग सब्जियां उगाते हैं। ठीक है, फार्म हाउसेस होते हैं लोगों के। तो ऐसे करके हम लैंड को बहुत ही अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये कुछ सेंटेंस हाईलाइट करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। Human factors such as population, technology are also important determinants of land use pattern. अब यहाँ पे बस इतना ही बोला है कि लैंड यूज किस तरीके से होता है। यार ऑफ कोर्स ये तो बहुत अंडरस्टूड सी बात है कि लैंड यूज कैसे होता है, सॉइल कैसी है वहाँ की,
ब्लैक सॉइल है तो हम उसमें कॉटन उगा सकते हैं या बेस्ट ऑफ द क्रॉप्स उगा सकते हैं। किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है, हर वक्त अगर बारिश होती है या ज्यादा पानी है तो ज्यादा पानी में हम चावल उगा सकते हैं। किसी लैंड में कितना मिनरल्स है उसकी सॉइल में, है ना, कितना पानी अवेलेबल है आसपास, इन सारी चीजों को, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमको ये बताते हैं कि हम लैंड को किस जगह कितना इम्पोर्टेंट और कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लैंड का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है, यहाँ पे लैंड का क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बेटा, ओनरशिप। अब ओनरशिप के हिसाब से दो तरीके के लैंड होते हैं, कौन कौन से, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। यस, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड हो गए। तो भाई प्राइवेट लैंड क्या होते हैं मैम, तो प्राइवेट लैंड बेटा ये होता है जो कि हम लोग एज एन इंडिविजुअल उसको ओन करते हैं, यानी हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी यार, जो हम खरीदते हैं, हमारा घर हो गया, फार्म हाउस हो गया, कोई सा प्लॉट हो गया, कुछ भी, मॉल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कोई सा भी ऐसा लैंड जो हम प्राइवेटली अपने पर्पस के लिए या अपने प्राइवेट यूज के लिए खरीदते हैं, वो प्राइवेट लैंड हो गया। अब फिर आप पूछोगे तो कम्युनिटी लैंड क्या हुआ। कम्युनिटी लैंड वेरी सिंपल, वो होता है गवर्नमेंट का, या तो फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल उसको खरीदते हैं, है ना। जैसे कम्युनिटी लैंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर के बाहर एक कोई सा पार्क है। अब पार्क है तो पार्क में क्या हो रहा है भाई, वहां पे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, फूल भी हैं, हर चीज है वहां पे, है ना। तो एक कम्युनिटी लैंड है जो कि सब लोग मिलकर के उसको यूज कर रहे हैं, और एक प्राइवेट लैंड होता है जिसमें आपके वो सिर्फ पर्सनल यूज के लिए आता है। ऑल राइट, तो अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं क्या है। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक दो लाइंस पढ़ के हाईलाइट करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। ठीक है, अब क्वालिटी लैंड का जो है वो गिरता जा रहा है डे बाय डे। क्यों गिर रहा है बेटा, क्योंकि जो लैंड है ना हमारे पास वो लिमिटेड है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 1/3 जो है हमारा अर्थ का सरफेस वो ही लैंड है। सिर्फ 1/3 ऑफ द स्पेस इज कवर्ड बाय लैंड, है ना, बाकी तो पूरा पानी है। अब उसमें से भी हमारे पास लैंड लिमिटेड है, क्योंकि हर जगह तो हम नहीं रह सकते ना यार। नॉर्थ पोल पे कोई नहीं रह सकता, साउथ पोल पे कोई नहीं रह सकता, ठीक है। फ्रीजिंग वाली जगह पे कोई कैसे ही रहेगा, डेजर्ट में कोई कैसे रहेगा, है ना। इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि लैंड एक लिमिटेड है और उसको हमको क्वालिटी से यूज करना। अब बेटा जब लैंड की प्रॉब्लम आती है ना, कि जब किसी के पास जगह नहीं होती, तो लोग क्या करते हैं, एनक्रोचिंग स्टार्ट करते हैं। एनक्रोचिंग का मतलब होता है कब्जा करना, ठीक है, किसी भी लैंड पर कब्जा करना। अब एनक्रोचिंग ज्यादातर क्या होता है, कॉमन लैंड होता है, किसी का प्राइवेट लैंड एनक्रोच नहीं किया जा सकता क्योंकि फिर वो लीगली एक्शंस लिया जाता है उसके ऊपर। लेकिन जो कॉमन लैंड्स है उसको जरूर लोग एनक्रोच कर लेते हैं, ठीक है। जैसे उसको किसी भी, तुम लोग ने देखा होगा कि रैंडम जगहों पर कोई सी दुकान खुली है छोटी सी, है ना, या कुछ कुछ सुधारने वाली दुकान खुली हुई है, कुछ ऐसी छोटा सा ठेला लगा हुआ है, तो ये सारी चीजें ना छोटे छोटे इंक्रोचमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो अब हमको ये समझना होगा कि आज के समय में जो लैंड यूज पैटर्न है ना, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो हमारी ये जो एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी अगर हम लैंड को बहुत ही ज्यादा वाइजली यूज करें, जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। जहां जहां पर रिक्वायर्ड है कि यार हमको यहाँ यहाँ बिल्डिंग बनाना रिक्वायर्ड है तो हम उसी जगह बनाएंगे। तो ये एक वाइज यूज है अगर लैंड का, तो ही एक बेटर हमारे लिए सोल्यूशन निकलता है एनक्रोचिंग जैसी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। अब बेटा जब लैंड इतना ज्यादा यूज हो रहा है ना, तो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन। ऑब्वियस सी बात है, कोई सा भी रिसोर्स, ठीक है, अगर आप उसको एक्सप्लॉइट करते हो, एक्सप्लॉइट करने का मतलब है किसी भी रिसोर्स को अच्छे से यूज नहीं करना, ठीक है। तो अगर किसी भी रिसोर्स को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो उसके डिग्रेडेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है, ठीक है। अब लैंड का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, तो लैंड का डिग्रेडेशन ऐसे हो रहा है कि बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, है ना। अभी हिमाचल का हम लोग रिसेंट का एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है, हिमाचल में कितना ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि वहां पर लोग कंटिन्यूअसली एनक्रोचमेंट करके घर बना रहे थे,
है ना। पहाड़ी पे वैसे ही घर नहीं बन सकता, पहाड़ी पर बहुत ज्यादा लोग अकोमोडेट भी नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन तब भी वहां पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट गए, हर चीज हुई, तो उस वजह से वहां पर, वहां के लैंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, और प्रेशर पड़ने की वजह से लैंड जो है वहां पे उसका भार नहीं संभाल पाया लोगों का या घरों का, एंड दैट इज वाई जैसे ही एक्सेसिव रेनफॉल हुई तो लैंडस्लाइड हम वहां पे देखना शुरू हो गए। काफी ज्यादा समय तक वो प्रॉब्लम चली होगी, अगर आपने नहीं देखा है वो न्यूज, प्लीज आप गूगल करो, आपको बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल से रिलेट करने में समझ आएगा कि लैंडस्लाइड क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स सॉइल इरोजन। तो अब पेड़ पौधे अगर हम नहीं उगा रहे हैं तो ऑफ कोर्स सॉइल इरोड हो जाती है, क्योंकि ये हमको मालूम है कि पेड़ पौधों की वजह से ही जो सॉइल है ना, जो प्लांट की रूट्स हैं वही तो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। अब जब प्लांट की रूट्स ही नहीं है, प्लांट्स ही नहीं है, ट्रीज ही नहीं है, तो फिर सॉइल इरोजन तो हो गई, राइट। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि किसी जगह की जो मिट्टी है वो इतनी ज्यादा खराब हो जाए, ठीक है, कचरा कूड़ा मिट्टी और गंदगी से, ठीक है, इतनी ज्यादा खराब हो जाए कि वहां पे कुछ भी उगाना पॉसिबल नहीं हो, ठीक है, वो हो जाता है डेजर्टिफिकेशन। तो ऐसा लैंड जहां पर पे कुछ भी नहीं हम उगा सकते, कुछ भी कल्टीवेशन वाली एक्टिविटी नहीं कर सकते, वो होता है डेजर्टिफिकेशन वाला लैंड। ऐसे ही बहुत सारे लैंड डिग्रेडेशन के मेथड्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारा जो हमारा लैंड है वो डिग्रेड होता जा रहा है डे बाय डे, बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन जो हम अपने रिसोर्सेज का कर रहे हैं। नाउ मूविंग अहेड, तो यहाँ पे पूछा गया है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स कैसे हो सकता है? तो सबसे इजी और अच्छा तरीका है एफॉरेस्टेशन, ठीक है। एफॉरेस्टेशन से क्या होगा, लैंड वापस अपने रियल फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। कैसे रियल फॉर्म में आएगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओगे ना बच्चे, तो जब पेड़ लगता है तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो पेड़ के रूट्स हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। अब जब कुछ चीज सॉइल को पकड़ के रखी है, होल्ड करके रखी है, ठीक है, उसमें मॉइस्चर है, सॉइल में थोड़ा सा पानी है कहीं से, तो वो कैसे इरोड होगा? हवा से तो निकल नहीं पाएगा, ना ही हम उस पर पानी डालेंगे तो वो बह जाएगी कहीं, है ना। इसलिए एफॉरेस्टेशन इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद फिर क्या, कम फर्टिलाइजर्स यूज करना। ऑफ कोर्स यार, अभी हम जो फार्मिंग देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा ना ऐसे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और बहुत ज्यादा केमिकल वाली चीजों से हो रहा है, ठीक है, ये जो फार्मिंग हो रही है पूरी केमिकल वाली चीजों से हो रही है। तो हमको इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा चेक करना पड़ेगा कि यार कितना कितना यूजेज हो रहा है। यूजेज करना इज इम्पोर्टेंट, लेकिन वो एक लिमिटेड यूज होना चाहिए। जब एक्सेसिव यूज होता है ना, तो यही केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़े थ्रेट हो जाते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। अगर ये सब पे हम चेक नहीं रखेंगे तो हम लैंड रिसोर्स अपना एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे छोटे मोटे ऐसे मेथड्स हैं, ठीक है, जिसमें आप इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या क्या तरीके लिखे हुए हैं और कैसे हम लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल। सॉइल क्या चीज होती है? तो बच्चों सॉइल ना अर्थ के ऊपर की एक थिन लेयर है, ठीक है, एक लूज लेयर है, ठीक है, और ग्रेनी सब्सटेंस वाली लेयर है, ठीक है, जो हमारे अर्थ को, पूरे अर्थ को हर जगह कवर की हुई है। ओनली द लैंड वाला पार्ट, ठीक है, ना कि वो वाला, वो पानी में नहीं है सॉइल इतनी ज्यादा। सॉइल सबसे ज्यादा हमारी लैंड पर है, ठीक है। अब यहाँ पर सॉइल का क्या बताया गया है, कैसे बनती है? तो बेटा ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, ठीक है, रॉक्स से बनती है, कई सालों से, कई सालों के बहुत लंबे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से जो मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस से ब्रेक डाउन होते 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 एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब बन जाते हैं तब वो सॉइल हो जाता है, ठीक है। सॉइल और भी चीज़ों से बनता है, ऑर्गेनिक मैटर, जैसे हम लोग ने बनानास खाए, फ्रूट्स खाए, ठीक है, तो उनका जो भी छिलका है, वेजिटेबल्स खाए, उसका जो भी छिलका है, वो सारी चीज से भी सॉइल बन जाती है, बल्कि उससे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनते हैं जिससे सॉइल को और मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। यानी कि जब सही तरीके के मिनरल्स हैं, ठीक है, किसी भी सॉइल में, और ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसे ऑक्सीजन है सॉइल के अंदर, ठीक है, सही मात्रा में बहुत सारे मिनरल्स मिले हुए हैं, ठीक है, तो सॉइल तब जाके वहाँ की फर्टाइल होती है। फर्टाइल सॉइल का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पे हम कुछ भी चीज़ उगा सकते हैं, हम कुछ भी, किसी भी पेड़ का या किसी भी फ्रूट का वो डालेंगे, अगर बीज डालेंगे तो वो उग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, कि सॉइल का, यहाँ पे हम एक छोटा सा ये डायग्राम पढ़ते हैं, चलो, ठीक है। अब सॉइल की प्रोफाइल देखते हैं, क्या है सॉइल प्रोफाइल। तो बच्चों सबसे पहले होती है ये पेरेंट रॉक, ठीक है, सबसे पहले होती है पेरेंट रॉक। अब ये क्या है ना, बहुत मोटे मोटे पत्थर होते हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो विथ टाइम क्या होता है कि ये जो है ना, इनकी लेयर एक जो बनती है, ये विथ टाइम जब छोटे छोटे पानी से, हवा से, है ना, या कहीं लैंडस्लाइड हुआ उसकी वजह से, ये जब रॉक्स टूटते हैं, यहाँ पे लिखे ना वेदर्ड रॉक मटेरियल, इसका मतलब ही यही होता है बच्चों कि यहाँ पे जो रॉक मटेरियल है ये बारीक बारीक हो गया है, ठीक है। अब उसके ऊपर फिर एक सब सॉइल आती है, ठीक है। सब सॉइल कौन सी होती है, जिसमें सैंड भी होता है, कचरा भी होता है, सिल्ट इज कचरा, एंड क्ले, ठीक है, ये सारी चीजें मिली होती हैं, ये मिक्स्ड सॉइल होती है, मतलब इसके अंदर सब कुछ मिक्स रहता है, सैंड भी रहता है, ठीक है, और सिल्ट भी रहता है, सारी चीजें इस वाले उसमें मिक्स रहती हैं, इस वाले लेयर में। और सबसे टॉप लेयर होती है जिसमें हमारे पेड़ पौधे आराम से खुशी खुशी उग जाते हैं। देखो ये भी कितना खुश दिख रहा है ना। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे प्लांट्स जो है वो टॉप सॉइल में ही उगते हैं ज्यादातर, क्योंकि टॉप सॉइल सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है एक प्लांट के एस्पेक्ट से, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये वाला जो सॉइल का जो लेयर है, ठीक है, सब सॉइल इसको कहते हैं, ये भी काफी हद तक हमारे बहुत काम आती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉप सॉइल होती है, ठीक है। तो ये सॉइल का कुछ प्रोफाइल है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये पढ़ना जरूरी है। और एक बहुत अच्छा फैक्ट यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, डू यू नो वाला फैक्ट, कि इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। मतलब समझ रहे हो आप, सॉइल को बनने में भी कितना साल लगते हैं। हम लोग तो सोचते हैं अरे यार मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी, इसका क्या काम हमारे लिए, लेकिन मिट्टी, 1 सेंटीमीटर की मिट्टी बनने में भी हमको हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लगते हैं, ठीक है। तो दैट इज द रीजन हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है कि हमें सॉइल को भी डिग्रेड होने से बचाना है, लैंड को डिग्रेड होने से बचाना है। मूविंग फॉरवर्ड, तो फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला आता है पेरेंट रॉक, ठीक है, ये फैक्टर है, मतलब किन किन वजहों से सॉइल बन सकती है। तो पेरेंट रॉक की वजह से क्या क्या पता चलेगा सॉइल कैसा होगा। तो सबसे पहले पेरेंट रॉक तो बताएगा कि भाई कौन से रंग की सॉइल होगी, ठीक है, उसका टेक्सचर कैसा होगा, उस सॉइल के अंदर क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, यानी कि क्या क्या मिनरल होंगे, है ना। उसके बाद फिर कंटेंट क्या क्या होगा उसके अंदर, ठीक है, और परमिएबिलिटी क्या होगी। तो ये सारी चीजें पेरेंट रॉक से हमको पता चलती हैं कि पेरेंट रॉक अगर कैसी है, पेरेंट रॉक अलग अलग एरियाज की अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से हमको पता चलता है कि सॉइल कैसी बनेगी। नेक्स्ट इज रिलीफ। रिलीफ मतलब कौन सी जगह है, ठीक है, वहां पे आसपास क्या है, कितने ऑल्टीट्यूड पे, ऑल्टीट्यूड यानी कितने हाइट पर है, ठीक है, कितने ज्यादा स्लोप पर है, ठीक है, और कितना ज्यादा एक जगह पे मिट्टी एक्यूमुलेट हो रही है, यानी कि इकट्ठा हो रही है, ठीक है। क्योंकि मिट्टी तो प्रेशर से ही बनती है ना यार, ऐसे तो है नहीं ना कि हवा में बन जाती है, प्रेशर प्रेशर से बनती है, पानी का प्रेशर हो गया, टेम्परेचर का प्रेशर हो गया, उससे, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्लाइमेट। तो क्लाइमेट भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन का, कि भैया टेम्परेचर कितना है किस जगह का, है ना, उस हिसाब से तो मिट्टी में जो पेरेंट रॉक है वो ब्रेक डाउन होगी,
ठीक है। बारिश की वजह से ब्रेक डाउन होगी तो रेनफॉल इन्फ्लुएंस कितना मैटर करता है। रेट ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग यानी कि अपने आप से, ठीक है, अपने आप से वो कितना टूट रही है। एंड हमस फॉर्मेशन यानी कि उसके अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। छोटे छोटे अर्थवॉर्म्स, पता है अर्थवॉर्म्स जो होते हैं उसकी हेल्प से, और जो सॉइल होती है उसके अंदर ऑक्सीजन क्रिएट होता है, ठीक है, अर्थवॉर्म्स की वजह से। तो ये सारे फैक्टर्स क्लाइमेट के इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज टाइम। तो भैया कितने सालों से ये सॉइल बन रही है, तो उतनी मोटी आपकी सॉइल बनेगी। जैसे हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लगते हैं एक सॉइल, 1 सेंटीमीटर की सॉइल, तो टाइम देख लेते हैं। तो टाइम में बेटा, फॉर सपोज करते हैं कि 100 साल में, ठीक है, 1 सेंटीमीटर हमारी सॉइल क्रिएट हुई। तो बच्चों अगर हम देखें तो भाई 2 साल में सिर्फ 2 सेंटीमीटर, 200 साल में सॉरी, 300 साल में 3 सेंटीमीटर, 400 साल में सिर्फ 4 सेंटीमीटर। तो मतलब कितनी मोटी सॉइल है, अगर 1000 साल है तो 10 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीजें मिला करके हमको बताती कि अच्छा इतनी मोटी सॉइल है तो मतलब इतना टाइम उसको लगा होगा। उसके बाद फिर वहां पे क्या फ्लोरा है, यानी कि वहां पे कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन सा फौना है यानी कि कौन से एनिमल्स हैं, और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो बच्चों सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो छोटे छोटे से होते हैं ना, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो सॉइल में फर्टिलिटी पैदा करते हैं, ठीक है, उनके होने की वजह से ही, ठीक है, सॉइल एक फर्टाइल उसमें कन्वर्ट हो पाती है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे अलग अलग चीजें उसमें उगा सकते हैं, ठीक है, और वो हमारे फार्मिंग के या कल्टीवेशन के काम में आता है। तो अब यहाँ पे भी मसला किसका आ जाता है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स का आ जाता है। अब भाई डिग्रेडेशन ऑफ लैंड भी है, सॉइल भी है। तो भाई सॉइल का डिग्रेडेशन किस वजह से हो रहा होगा, तो सबसे पहला रीजन है, फैक्टर क्या है, डिफॉरेस्टेशन। दूसरा ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले लैंड में बताई थी, ठीक है। तो अब हम मेन, हमको समझना ये है कि मेथड्स क्या है सॉइल कंजर्वेशन के, क्योंकि लैंड के तो हमको समझ आ गया कि यार लैंड डिग्रेडेशन के जो रीजंस है वही रीजन सेम है किसके, सॉइल के, सॉइल डिग्रेडेशन के। लेकिन लैंड कंजर्वेशन के मेथड्स अलग हैं और सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स अलग हैं। सबसे पहला जो हमारे पास सोल्यूशन है वो ये है मल्चिंग का, ठीक है, मल्चिंग का हमारे पास सोल्यूशन है। तो अब मल्चिंग से क्या होता है बच्चों, देखो बहुत इजी है। तुम लोग ने देखा होगा कि पेड़ पौधे जो लगाए गए हैं, है ना, या फार्मिंग जब की गई है, तो कई बार ऐसा होता है कि दो ऐसे रोज में फार्मिंग की जाती है, ठीक है। देखो अपन देखते हैं, जैसे छोटा सा एक बताती हूँ, ठीक है। तो अब इस रो में फार्मिंग की गई और इस रो में फार्मिंग की गई, ठीक है। अब इन दो रोज में फार्मिंग की गई है, तो अब बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है ना, बीच का ये जो स्पेस है, इस स्पेस में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे की गई है मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सूखे पत्ते, सूखे पेड़ के टहनियाँ, सूखे पेड़ के वो जो बार्क्स होते हैं, उसके चिप्स होते हैं ना, ऐसे ऊपर से उनको छील दो तो चिप्स टाइप बन जाते हैं, बहुत पतले पतले बार्क। तो इस पूरे ब्लू वाला जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, तो इस पूरे सेक्शन में क्या होता है, मल्चिंग कर दी जाती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मल्चिंग, ठीक है। मल्चिंग बहुत ही इजी प्रोसेस है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम सॉइल को डिग्रेड होने से इजीली बचा सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर लोग ये काम करते भी हैं मल्चिंग की हेल्प से, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं कॉन्टोर बैरियर्स, ठीक है। कॉन्टोर बैरियर्स, तो बच्चों इसमें क्या होता है, ये बहुत सिंपल है यार, कुछ नहीं होता है इसमें। जब आप आसपास ना किसी भी जगह के ऐसे बैरियर बना दिया जाता है ऐसे करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना फार्मिंग की गई है इस पूरे एरिया में, तो ये बन गया भैया इसका बैरियर, ठीक है। अब ये बैरियर बन गया तो इसकी मदद से यहाँ पे पानी भी सेव होता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम ट्रेंचेस बना देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पानी यहाँ पे कलेक्ट भी होता जाएगा, कहीं से पानी आ रहा है तो वो कलेक्ट हो जाएगा और सॉइल को बहने से रोकेगा, बहुत सिंपल।
ठीक है। रॉक डैम, तो रॉक डैम में भी ऐसे ही होता है कि रॉक से एक डैम बना देते हैं, है ना, बहुत सारे पत्थर रख के। यार ये तो हमने बचपन में भी किया है ना, पानी रोकने के लिए हम पत्थर ऐसे रख के बना देते हैं, ऐसे डैम टाइप। ठीक है, तो पत्थर रख रख के जब हम ऐसे डैम बना देते हैं या एक ऐसा गली सा बना देते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक पत्थर से बनी हुई गली बना देते हैं, तो उससे क्या होता है, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये गली है पत्थर से बनी है, तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ जो पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस एरिया में, तो वो पानी सिर्फ लैंड जो जिस भी प्लांट को जरूरत होगी वहां तक ही जाएगा, ठीक है, ये और कहीं नहीं जाएगा। और जो अपनी सॉइल है वो भी जो ना बह करके कहीं सॉइल लॉस नहीं होगा, जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है ना वो कहीं बह कर नहीं जाएगी, वो हमारे उसमें इंटैक्ट रहेगी। उसके बाद टेरेस फार्मिंग, तो टेरेस फार्मिंग इसमें बहुत सिंपल है, ये जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये पिक्चर दिख रही है ना। टेरेस फार्मिंग ऐसी होती है, स्लोप के ऊपर जो होता है ये ऐसे कॉन्टोर्स पे ऐसे लाइंस कट करते, एंड दिस इज हाउ टेरेस फार्मिंग इज डन। ठीक है, ये इसलिए कट करते हैं ताकि ये जो टेढ़े है ना, ये स्लोप इतना स्टीप स्लोप है, अब इसके ऊपर तो पेड़ पौधा उगना नहीं ना, ठीक है, कुछ भी फार्मिंग करेंगे तो उसके ऊपर कुछ उग नहीं सकता। दैट इज द रीजन कि हमको जरूरत पड़ती है कि हम इसको टेरेस फार्मिंग में ऐसे कट कर दें इसको, लैंड को, ठीक है, ये बनाया गया है, तो इसको कट कर दें, तो इसकी मदद से क्या है ना, सॉइल होल्ड कर पाता है, ठीक है, सॉइल एक ही जगह पर इंटैक्ट रहता है। उसके बाद इंटरक्रॉपिंग एक तरीका है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये है कि एक एक बार में एक क्रॉप उगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है, इससे क्या होता है कि जो सॉइल होती है उसको टाइम मिलता है कि वो जो नेसेसरी मिनरल्स है वो वापस रिन्यू कर ले अपने अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्टोर प्लोइंग एक तरीका है, फिर शेल्टर बेल्ट्स बनाते हैं, शेल्टर बेल्ट्स का हमारे पास ये एग्जांपल सामने ही है, ठीक है। कॉन्टोर प्लोइंग का मतलब ये होता है कि देखो, ये हम इसको ना ऐसे प्लो कर देते हैं, यानी कि हम इसमें खुदाई कर देते हैं सो दैट जो मिट्टी है वो कहीं बह करके ना जाए। इट इज ऑलमोस्ट सेम एज टेरेस फार्मिंग, ठीक है। कॉन्टोर प्लोइंग में भी ऐसा ही होता है, कॉन्टोर प्लोइंग की वजह से जो मिट्टी है वो इधर उधर नहीं बहकर जा पाती, और जो हमारा सॉइल है वो एक ही जगह पे इंटैक्ट रहता है। शेल्टर बेल्ट्स में भी यही होता है, ताकि हवा से उड़ के कहीं सॉइल ना जा पाए, इसलिए हम शेल्टर बेल्ट में क्या बनाते हैं, हम बहुत सारे पेड़ उगा देते हैं, ठीक है, ताकि हवा से सॉइल उड़ करके कहीं भी ना जा सके। तो गाइस, फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ अभी तक इतना ही कवर करेंगे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही कवर करते हैं, क्योंकि इसके लिए अभी आधा चैप्टर बचा हुआ है, तो अब उसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, राइट। तो आप लोग बिल्कुल देखते रहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको समझना है या जिस पर आपको वीडियो चाहिए वो भी हमें बता सकते हैं आप, ठीक है। और इसी के साथ आज हम अपना सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।